हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग जो है कवरिंग टिश्यू या फिर प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, जिसे कवर करना। जैसे हमारे शरीर का जो है बाहरी हिस्सा क्या है, एपिथेलियल स्किन जो है, स्किन किस चीज़ का बना होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये जो है क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गेन को, जितना भी ऑर्गेन है उसको जो है बाहरी सराउंडिंग मीडियम से जो है क्या, एक बाहरी वातावरण से एक बैरियर के रूप में काम करता है। मतलब कोई भी जो है बैक्टीरिया या वायरस जो है कोई भी आसानी से जो है हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, स्किन कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है। जैसे बॉर्डर पर जो है सैनिक क्या करता है, दुश्मन सैनिक को जो है अंदर घुसने के लिए नहीं देता है, उसी तरह से जो है हमारा स्किन जो है एक सैनिक की तरह है, जो कि बाहरी जो है सूक्ष्म जीवों का जो है अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। तो ये हो गया कवरिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं, या फिर प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी किसको कहते हैं। तो ये हो गया कवरिंग या प्रोटेक्टिंग, हमारे से पूरा शरीर को कवर कर रहा है और जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका पहले बना होता है, उसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये सेल हो गया है, उसका एक न्यूक्लियस है। ये मतलब एक एक सेल है, वो उसके साथ में न्यूक्लियस है। एक सेल का एक लेयर हो गया। ये तो क्या हो गया, ये टिश्यू का निर्माण किया एक लाइन। ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं। और नीचे वाला लेयर जो रहेगा उसको कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है जहाँ पर रहेगा, उसके जो है उसके नीचे में जो है एक रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू अरेंज होता है, उस पर स्थित रहता है। और उसके नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में रहता है। तो जो है ब्लड का डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं रहता है एपिथेलियल टिश्यू में। इसमें जो है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो जो इसको खाना कहाँ से मिलेगा, इसको भोजन ये अपना कहाँ से प्राप्त करता है, तो जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की मदद से ये प्राप्त करेगा। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, हो गया एपिथेलियल टिश्यू का, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप कौन कौन सा होता है। तो उसमें हम लोग देख पहले क्लासिफिकेशन में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार का होता है, कवरिंग, एक जो है कवरिंग और दूसरा ग्लैंडुलर। तो पहले हम लोग आते हैं कवरिंग पर, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। तो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू ये भी दो भाग में बटा होता था, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड।
तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम लोग कहेंगे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और ये हो जाएगा मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कवरिंग एपिथेलियम दो टाइप हुआ इसका, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है किसको कहेंगे, उसका जो है एक सिंगल लेयर का बना होगा, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड ये इसमें जो है दो या दो से अधिक लेयर का बना होगा, तब हम लोग इसको कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल में पहला आता है स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियल, ये बना है स्क्वामा, लैटिन वर्ड है। तो मछली का जो स्केल होता है, ऊपरी वाला भाग जो रहता है स्केल, इसका मतलब होता है स्क्वामा का मतलब स्केल, लैटिन में नाम है स्क्वामा। इसको मछली का ऊपरी वाला भाग जो रहता है, तो इसीलिए उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है स्क्वामस। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, एक सिंगल लेयर का अगर बना होगा, गोल नहीं होता है इसका, पॉलीगोनल ओवल। तो इसका में जो है न्यूक्लियस रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरह का रहेगा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम लोग देखेंगे इस तरह का, अगर चौकोर आकार में अगर हम लोग देखें, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अगर हम चौकोर आकार में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो गोल नहीं रहेगा ये जो है। और इसमें क्या एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसमें एक टाइटली पैक्ड रहता है, इसमें मतलब अंदर घुसने का जगह नहीं रहता। ये इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में जगह जो है बहुत कम रहता है, ये जो है टाइटली पैक्ड रहता है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। और अल्वियोलाई, और लाइनिंग ऑफ माउथ। तो यह है स्क्वामस एपिथेलियम जो है रक्त ब्लड वेसल, रक्त नली जो होता है उसका लाइनिंग में अंदर वाला भाग में ये मिलेगा। ये कौन, स्क्वामस एपिथेलियम। और दूसरा लंग अल्वेओलाई, लंग जो रहता है उसमें अल्वेओलाई में जो है उसका लाइनिंग मिलेगा। और तीसरा लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे मुंह के लाइनिंग में मिलता है, अंदर वाला भाग में मिलता है ये। तो ये जो है सबसे सिंपल हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। और दूसरा देखते हैं हम लोग, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू।
दूसरा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका जो है शेप रहेगा क्यूब के जैसा, घन के जैसा। तो पहला फिगर में हम लोग जो बनाए थे वैसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। घनाकार, घन जैसा रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये मिलेगा कहाँ पर पाया जाएगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का जो है उसका क्या रहता है, नली। डक्ट मतलब क्या हुआ, नली, जिसके द्वारा ये बाहर निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड से जो है सैलिवा बाहर निकलता है, वो डक्ट मतलब हुआ नली। तो ये नली का, सैलिवरी ग्लैंड का जो नली होगा उसमें जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, और जो है किडनी ट्यूब्यूल इसका लाइनिंग मिलेगा। तो एग्जाम में जो है इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, या तो फिर सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में जो है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो हम लोग इसको जो है याद रखेंगे तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और तीसरा देखते हैं कोल्यूमनर। कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें कॉल्यूम नहीं, ये कॉल्यूम जैसा स्ट्रक्चर में इसमें मिलेगा। कॉल्यूम मतलब पिलर जैसा, जिसे समझ सकते हैं। इनिशियल बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और न्यूक्लियस भी रहेगा इसमें। तो कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर मिलेगा, जैसा कि इसका एरिया बड़ा हो रहा है, ये सब छोटा छोटा है इसका, इसमें जो इसका साइज क्या छोटा है, कोल्यूमनर इसका साइज जो है इससे 3 से 4 गुना बड़ा है। तो ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन होगा, हमारे भोजन का जो है अवशोषण होगा, तो वहाँ पर मिलेगा। और जो है और दूसरा जगह कहाँ मिलेगा, जहाँ पर सेक्रेशन होगा, जहाँ पर हार्मोन का सेक्रेशन होगा, तो वो क्या, वो ज़्यादा एरिया में होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा इफेक्टिव उसका होगा, ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। तो यहाँ पर मिलेगा एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन प्लेस में, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा और जहाँ पर सेक्रेशन होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये कहाँ पर मिलेगा, प्लेसेज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो प्लेसेज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, तो ये इसको लिख सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो है आंतरिक लाइनिंग में जो है ये कोल्यूमनर एपिथेलियम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है इसका एरिया बड़ा होना चाहिए, ताकि जो है अवशोषण क्या है, हमारे भोजन का जो है पाचन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। तो उसके लिए ज़्यादा एरिया का जरूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा एरिया में क्या है, ये कोल्यूमनर एपिथेलियम वहाँ पर मिलेगा। और एक देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, चौथा
सिलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू सिलिएटेड, तो सिलिएटेड इसी में रहेगा, कॉलमनर जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है बाल जैसा संरचना रहता है, बाल जैसा रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिलिया। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, इसमें जो है न्यूक्लियस हो गया ये, और यहाँ पर जो है बाल नुमा संरचना रहेगा, बाल जैसा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे ही हम लोग कहेंगे सिलिया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पर मिलेगा? फाउंड एट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा जगह मिलेगा फैलोपियन ट्यूब। ये तो जो हमारे जो श्वसन तंत्र में मिलेगा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो इससे क्या होगा, कोई भी जिसे इसको मूव करना हो, सिलिएटेड एपिथेलियल बाल जैसे संरचना रहेगा, तो क्या वो इससे जो है मूव कर सकता है, आसानी से जो है इसको बाहर निकाल सकता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब, इसमें भी मिलता है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका ये रहने से, सिलिया रहने से क्या फ़ायदा होता है, गैमिट का मूवमेंट आसानी से हो सकता है। गैमिट जहाँ पर उसको पहुँचाना है, तो उसको जो है ये सिलिया की मदद से जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो वैसे स्थिति में जो है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम रहता है। तो इसका जो है, तो ये हो गया सिंगल लेयर, हम लोग अभी तक देखे थे सिंपल, इसका अभी तक हम लोग क्या है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू देखे थे, और अब देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू रहेगा 2 या 2 से अधिक लेयर का, 2 या 2 से अधिक एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो दूसरा नाम उसको हम लोग देते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक लेयर का अगर बना होगा, मल्टी लेयर का, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम लोग देखें, ये देखिए ये स्क्वामस हो गया, तो स्क्वामस कहते हैं, तो वो हो जाता है सिंपल, हो जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, मतलब मल्टी लेयर, मतलब 2 या इसमें 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है मल्टी लेयर। तो हमारा जो स्किन है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है, तो वो किस चीज़ का बना होता है, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब
दो से अधिक लेयर का बना होता है। तो इसमें तो स्किन जो है हमारा जो है 3 लेयर का बना होता है। तो स्किन, तो हमारा शरीर का स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर का कौन सा है? तो वो तो ऑर्गन हम लोग देखते हैं आंतरिक ऑर्गन का तुलना करते हैं, जिससे हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर होता है। तो लीवर है, ब्रेन है, लेकिन जो है अगर पूरा शरीर का अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा संरचना हमारे शरीर का कौन सा अंग है, तो स्किन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो है हमारे शरीर का वो स्किन का होता है। तो स्किन जो है कि इसका कवरिंग काम क्या होता है? कवरिंग या प्रोटेक्शन करना, हमारे शरीर को कवर प्रदान करता है या फिर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इस तरह से होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगा, उसी तरह से क्यूब शेप्ड रहेगा, उसमें 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और उसी तरह से कोल्यूम्न में 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होगा तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर। मतलब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जब कहेंगे उसमें जो है 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होगा, तो उसमें हम लोग नाम रख देंगे स्ट्रेटिफाइड जोड़ना पड़ेगा, ताकि पता चलेगा कि ये मल्टी लेयर है, 2 या 2 से अधिक लेयर का बना होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्लैंडुलर, दूसरा पार्ट में देखे थे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर नाम दिया गया है किस चीज़ से? ग्लैंड से, मतलब ग्रंथि, ग्रंथि। तो इसका क्या काम रहेगा? सेक्रेशन का, स्राव करना, सेक्रेशन, सेक्रेशन। तो सेक्रेशन के आधार पर जो है वो इसको हम लोग हो सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम लोग कर सकते हैं इसको एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? ये दोनों में क्या अंतर है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है इसका श्रवण बाहर जो निकलता है एक डक्ट, एक नली के माध्यम से निकलता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन को जो है इसमें नली के द्वारा नहीं निकलता है, ये जो है डायरेक्ट जो है ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में डायरेक्ट जो है इसमें मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया अंतःस्रावी। और ये पूरा शरीर में फैल जाता है ब्लड के द्वारा। और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो है जहाँ पर टारगेट एरिया, जहाँ इसको मतलब उसका ज़रूरत है, उस हार्मोन का जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर इसका सेक्रेशन होगा, और एक डक्ट के द्वारा, एक नली के माध्यम से सेक्रेशन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे होता है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह के में रहता है, जबड़ा के ऊपर में जो है वहाँ से स्रावित होता है। तो उसका क्या काम है? सैलिवा, सैलिवरी ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? सैलिवा। सैलिवा का क्या काम है? इसमें जो है अल्फा एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को जो है ब्रेक डाउन करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। किसकी मदद से? सैलिवरी ग्लैंड की मदद से। इसमें जो है सैलिवा स्रावित होता है, और सैलिवा में जो है एंजाइम पाया जाता है अल्फा एमाइलेज, वो जो है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो यहाँ तक हम लोग, बाकी एक हार्मोन चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, इसमें डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें भी तो एड्रिनल ग्लैंड, पेट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारा इसमें भी है, तो उसको वहाँ पर देखेंगे हम लोग, हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो ये तो हम लोग देख लिए थे कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। एपिथेलियल टिश्यू का जो है क्या क्या फंक्शन है, ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है।
इसका देखते हैं फंक्शन। ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहला तो हो जाएगा कवरिंग या प्रोटेक्टिंग। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन। कवरिंग या प्रोटेक्टिंग कौन कर रहा है हमारे शरीर को, या स्किन के द्वारा हो रहा है। और कवरिंग या इसको लिख सकते हैं लाइनिंग ऑफ सरफेसेज, कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ सरफेसेज। दूसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अवशोषण, मतलब हमारे भोजन का अवशोषण होता है वहाँ कहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटेस्टाइन। अभी हम लोग देखे थे कि कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा जो है भोजन का अवशोषण होता है। तो कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। तो इसमें भोजन का अवशोषण होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं सेक्रेशन। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ग्लैंड। ग्रंथि का सेक्रेशन में इसका हार्मोन मतलब सेक्रेशन होता है हार्मोन से। इसमें तीन ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला फंक्शन इसका हो गया कवरिंग या प्रोटेक्टिंग, हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करता है ये स्किन की मदद से। और एब्जॉर्प्शन, भोजन को एब्जॉर्प्शन अवशोषण में मदद करता है इंटेस्टाइन में। और सेक्रेशन, विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ग्लैंड से। और एक काम और इसका होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। जैसे हमारे शरीर में जो है पसीना आता है, पसीना के चलते क्या होता है हमारे शरीर का जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके जो है उसके द्वारा भी, पसीना के द्वारा भी बाहर निकालता है हमारा शरीर। तो वहाँ पर क्या रहता है, तो वहाँ पर स्वीट ग्लैंड होता है, एक स्वीट ग्लैंड। तो यहाँ पर जो है पसीना के द्वारा जो है हमारे शरीर का जो है वेस्ट मटेरियल वहाँ से बाहर निकाला जाता है पसीना के द्वारा। तो ये तो हुआ एपिथेलियल टिश्यू, हम लोगों ने आज देखा था पूरा इसका जो है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग।